द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर बेंगलोर से शरीक गुफ्तगू हैं सोनम महाजन। इनका ताल्लुक तो जम्मू कश्मीर से है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बेंगलोर में मुकीम है और बेंगलोर का आपको पता है कि इसको साउथ एशिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वेलकम टू द शो सोनम। Thank you for having me. अच्छा सोनम, इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी, हाई ऑक्टेन स्टेटमेंट उसको हम कह सकते हैं, कि नाज़ी जर्मनी में जो हाल यहूदियों का था वही अब भारत के मुसलमानों का है। तो आप कैसे इसका जवाब देंगी? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी एक बयान बहादुर किस्म के शख्स हैं और वो काफ़ी बयानात देते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट ही हैज़ मेड। उनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर है, इट इज़ फुल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्राडिक्टरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। मतलब आप देखें, वो क्रिटिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को कंपेयर करते हैं होलोकॉस्ट के साथ। वो नाज़ी जर्मनी को कंपेयर करते हैं आरएसएस के साथ। वो ही थ्रोज वर्ड्स लाइक नाज़ी, इस्लामोफोब, फैशिस्ट, हिंदुत्ववादी सो कैजुअली कि पहले हम देखते थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज होते थे या फिर जो एनआरआईज होते थे, एटलीस्ट दे यूज्ड टू लिव एट पीस विद ईच अदर। उनको दे यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बैक होम कि चलें जो भी हमारे दोनों ममालिक के बीच में हो रहा है, एटलीस्ट जब वो बाहर रहते थे तो दे वर एबल टू रिलेट विद ईच अदर बेस्ड ऑन कल्चर एंड कॉमन बैकग्राउंड। आज आप देखें कि दुनिया भर में जहाँ पे भी इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, आपको फसादात देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली लेस्टर में भी यही हुआ। आई थिंक इमरान खान साहब जैसे जो सियासतदान हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, बिकॉज उन्होंने खुद की अपनी एक सियासत चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। आई डोंट इवन थिंक कि इट कमांड्स any answer also from a reasonable person, because उनकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स इतनी डिवॉइड ऑफ फैक्ट्स होती हैं। आप खुद देखें, एक शख्स जिसने पूरा एक साइफर का पूरा किस्सा बना दिया जस्ट सो दैट ही कैन कम बैक टू पावर, जिसको अपने खुद के मुल्क की ही सिक्योरिटी से, उसके मफाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई दूसरी कौम उस शख्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके जो व्यू है उसकी वजह से लोगों के बीच में जो पहले से ही इतने डिफरेंसेस हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में, वो और कितने ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और आज हम देख रहे हैं ये दुनिया भर में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो जो जितने हिंदूज़ हैं, वो उनको इसी लेंस से जज कर रहे हैं कि भाई ये कोई नाज़ीज़ हैं और ये जो फैशिस्ट्स हैं, क्योंकि इमरान खान ने उनको ये सिखा दिया है। I don't think I really need to speak more on this. अच्छा, उन्होंने एक दफ़ा मुल्क से बाहर थे वो, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इंडिया के साथ आपके रिलेशंस क्यों इतने ख़राब हैं इस वक्त? तो उन्होंने कहा जी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से ख़राब है, वरना तो कोई मसला नहीं है। देखिए, आरएसएस तो मतलब बनी तो 1925 में थी, पर अगर आप देखें तो बीजेपी को तो पावर में आए हुए अभी कितने साल हो गए? 8 साल हो गए हैं। इमरान खान साहब की बातों से तो ऐसे लगता है कि हमारे बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात थे पहले। दैट ऑल्सो कमांड्स द क्वेश्चन कि अगर इतने ही गांधी जी और नेहरू जी अच्छे थे, तो फिर तो हमें पार्टीशन की ज़रूरत ही नहीं थी। जी, उन्होंने कहा है, आपके इल्म में है, उन्होंने भी और शाह महमूद कुरैशी ने भी, कि आज का इंडिया गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। जी, आई एम अवेयर ऑफ दैट। एक्चुअली क्या होता है ना शकील साहब, कि अगर आप खुद वेट लूज़ नहीं कर पाते ना, तो आप सोचते हैं कि जो हमारे साथ के जो दोस्त यार हैं, वो मोटे हो जाएँ ताकि यू स्टार्ट टू लुक गुड। तो यही प्रॉब्लम है एन एवरेज इस्लामिस्ट की, एंड आई कंसिडर इमरान खान टू बी वन एंड शाह महमूद कुरैशी आल्सो टू बी वन। मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी जब वो पीओजे के गए हुए थे और वहां पे वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की बातें कर रहे थे। एक रीजनेबल लीडर इस तरह की बातें नहीं करता। ये शाह महमूद कुरैशी जो है रिकॉर्ड पे ये बात बोल चुके हैं।
एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद कि हम भारत जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। ये लोग ना दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड रिलीजन। तो अब आपके मुल्क में जो एक वो माइंडसेट है, लोगों का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, तो या तो आप उसको टैकल कर लें, उन लोगों के ऊपर आप हावी हो जाएं और उनको बाहर का रास्ता दिखा दें। वो तो पाकिस्तान में किसी में इतना मादा है नहीं कि वो कर पाए। तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इक्वल कि भाई वी आर नॉट द ओनली बैड गाइज ऑन द यार्ड। इंडिया में भी जो है इस तरह की लोगों की सोच है, जिस वजह से हमारे बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हो पा रहे। जबकि हमारे बीच में रिलेशंस इसलिए अच्छे नहीं हो पा रहे बिकॉज जो रियल एमर्स हैं ना टेररिज्म के, वो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। जब तक वो टेरर कैंप्स जो हैं उनको एम्यूनिशन प्रोवाइड करना, चाहे वो फिर इंटेलेक्चुअल एम्यूनिशन हो, उनको आप जो उनको उनको ब्रेन वॉश करते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन हो, या फिर जो रियल एम्यूनिशन हो वो प्रोवाइड करना बंद नहीं करेंगे, ना तो पाकिस्तान में अमन हो सकता है, ना तो हिंदुस्तान में अमन हो सकता है, और हमारे बीच में तो बिल्कुल भी अमन नहीं हो सकता। This has been stated just too many times, but at the risk of being, repetitive, I still said it. अभी आपने टेररिज्म की बात की, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो काफी फेंसिंग हो चुकी है, अब भी क्या इन्फिल्ट्रेशन होती है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन? जी, अभी सितंबर में ही हुई है। आई मीन लास्ट मंथ ही हुई है। इनफैक्ट नहीं, अगस्त में 21 अगस्त को नौशहरा सेक्टर में बंदा पकड़ा गया था। तबारक क्या नाम था उसका? कोटली से उसका रहने वाला था वो, जो ऑक्यूपाइड जम्मू है। और आप देखें कितनी हैरानी की बात है कि यही जो शख्स है ये 2014 या 15 में भी अपने भाई के साथ ही वाज कॉट इन द सेम सेक्टर। वहीं पे वो पहले भी इन्फिल्ट्रेट करके आया था, और तब भी उसको कुछ महीनों की यहाँ जेल हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से राब्ता किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि उनको छोड़ दें, और फिर उनको छोड़ दिया गया था। वो अटारी बॉर्डर, वाघा अटारी बॉर्डर के वाया दे वेंट बैक टू पाकिस्तान। और यही शख्स जो है फिर से इंडिया आता है, और वो बाकायदा नाम लेता है कि मुझे ये कर्नल जो है पाकिस्तान आर्मी का, इसने मुझे 30,000 रुपए दिए हैं, PKR, विच इज क्लोज टू 11,500 ऑफ इंडियन रुपीज, टू गो ब्लो अप इन इंडिया। आई मीन पहले तो ये समझने में ही इतनी मुश्किल होती है कि ये किस तरह के लोग हैं, ये किस दुनिया से इनका ये आते हैं, जो मतलब 11,000 रुपए के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं इन परस्यूट ऑफ सम इमेजिनरी लाइफ दैट नन ऑफ अस हैव सीन। अच्छा सोनम, ये बताइएगा कि हिंदुत्व की बहुत बात होती है, इमरान अच्छा, खान ने एक भी चीज बहुत। और, सॉरी सॉरी सॉरी, जी। अभी 2 दिन पहले स्टिकी बॉम्ब्स भी मिले हैं कश्मीर में, हम्म। विच आवर फोर्सेस डोंट यूज, ना ही हमारे यहाँ वो बनते हैं। तो अब क्या हो रहा है ना कि क्योंकि लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो ड्रोन्स के थ्रू चीजें जो है वो डिलीवर की जा रही है, चाहे वो स्टिकी बॉम्ब, ड्रग्स हो। स्टिकी बॉम्ब्स का क्या मतलब? ये ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जिनमें या तो कोई एडेसिव लगा होता है, या तो फिर मैग्नेट लगा होता है। आप उनको कहीं पे भी चिपका सकते हैं, हम्म। और फिर यू कैन ऑलवेज रिमोटली ब्लो देम अप। सो नहीं, भी मैंने तो दो ये दिन सुना था पुराना। कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब काफी अमन है, और तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और जो सीज फायर था वो इट इज स्टिल होल्डिंग। देखिए, हाँ, नाम के लिए इट इज होल्डिंग, इट इज सर्टेनली गॉटन बेटर बिफोर दैन बिफोर, बट आपको आइसोलेटेड केसेस मिल जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, बिकॉज आई आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो भी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इट इज नॉट लाइक 100% मैन्ड, इट कैन नॉट बी, बिकॉज वहाँ की अपना एक टेरेन, टफ टेरेन है, कुछ एरियाज हैं जो मैन नहीं कर सकते। तो इधर उधर इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, बट जो हमारे यहाँ पे अभी जो बढ़ गया है, दैट इज dropping ammunition and drugs via drones, and that is happening mostly in Jammu sector, जो सांबा, जनिया, हरनिया, ये जो आरएसपुरा वाला साइड हो गया, which is very close to सियालकोट, and वहाँ पे जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो तो खैर हमारे मीडिया में भी ऐसी खबरें आती हैं कि जी वो एक ड्रोन मिला है, या हमने मार गिराया, वो इंडिया की साइड से आया था। तो हम्म। ये बताइएगा कि हिंदुत्व की बहुत बात होती है, इमरान खान भी हिंदुत्व की बहुत बात करते हैं, और बहुत सारे लोग तो इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, लेकिन वो इसकी बात करते हैं। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हिंदुत्व का क्या मतलब है? Um,
देखिए मेरे हिसाब से तो जो हिंदुत्व है इट इज जस्ट अनदर नेम फॉर हिंदुइज्म एंड अंडर द guise ऑफ you know trying to create Hindu media. I won't even say Hindu phobia. uh, People are using this word called Hindutva, saying that ये कुछ radical ideology है और इसको बार बार ऐसे एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है. सो दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय दिस पर्सन कॉल्ड चंद्रनाथ बासु, who was basically a literature, a student of literature from Bengal. And that person was born in somewhere in 1844 and he died in 1910. He was heavily influenced by Brahmoism. Now, Brahmoism is the ideology of the Brahmo Samaj, जिसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय. वो राजा वो तो एक रिफॉर्म एग्जैक्टली मूवमेंट थी ना. एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट. तो जो ये जनाब जो थे चंद्रनाथ बासु, जिन्होंने हिंदुत्व टर्म कॉइन की थी, ये इन्फ्लुएंस थे एक रिफॉर्मिस्ट से और ये डिबेट्स इग्नाइट करते थे बिटवीन ब्रह्मोस and Christians. It had nothing to do with Muslims. It was basically a debate between the Hindu way of life and the European school of thought and their way of life. ये इन्फ्लुएंस थे राजा राम मोहन रॉय से, जो खुद आपको पता है कि एक रिफॉर्मिस्ट थे, हु इज क्रेडिटेड फॉर his efforts towards abolition of child marriage, सती प्रथा. और इनको जो राजा का टाइटल है ना, बहुत लोगों को पता नहीं है, इनको अकबर जो 19th मुगल एम्परर थे इंडिया के, उन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था. एंड दैट एम्परर इज सेड टू बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव मुगल एम्परर्स. उन्होंने इनफैक्ट एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल भी स्टार्ट किया था, जिसको कुछ कहते हैं फूलों की सैर, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम फ्लोरिस्ट्स, जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, दे यूज्ड टू कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट. आज भी ये जो त्यौहार है ये दिल्ली में मनाया जाता है. महरौली में आई थिंक उनकी कब्र है, जो अकबर सेकंड थे. और आज भी हिंदू मुसलमान इस त्योहार को मनाते हैं. तो आप कनेक्शन देख लीजिए. राजा राम जो मोहन रॉय थे, उनको राजा का टाइटल मुगल बादशाह हैं एक जिन्होंने दिया. उनके आगे जो फॉलोअर थे चंद्रनाथ बासु, वो जो है उन्होंने हिंदुत्व की टर्म कॉइन की. तो आपको कहीं पे भी कोई ऐसा वो नहीं मिलेगा कि भाई ये कोई एक्सट्रीमिस्ट हिंदू था जिसने कोई ऐसी आइडियोलॉजी की बात की. इनफैक्ट आरएसएस से इसको बार बार एट्रीब्यूट किया जाता है. चंद्रनाथ बासु जो हैं, वो तो उनकी तो डेथ हो गई थी 1910 में. आरएसएस बनी है 1925 में. इसको बनाया था केबी हेगड़ेवार ने. फिर बीजेपी की जो रूट्स है, बीजेपी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1980, बट इनकी जो रूट्स हैं वो हैं भारतीय जनसंघ में, जो बना है 1951 में, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी. फिर 1977 में भारतीय जनसंघ बन गया जनता पार्टी, जिसके फाउंडर थे जयप्रकाश नारायण. ठीक है. और ये जो जनता पार्टी थी ना, जिससे इवेंचुअली भारतीय जनता पार्टी बनी, इनके कोर आइडियोलॉजी क्या थी? गांधीयन सोशलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, populism, anti-corruption. In fact, they came together. It was an amalgamation of people from all parties who came together to resist emergency. Emergency लग गई थी ना 75 से 77 के बीच में. तो उसी से आगे जाके 1977 में जनता पार्टी बनी है. उसी से आगे चल के 1980 में जो है बीजेपी आई है. और बीजेपी का जो कोर आइडियोलॉजी थी, दैट वाज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, इट्स अ सेट ऑफ थॉट्स पुट टुगेदर बाय दीन दयाल उपाध्याय जी, which was also influenced by Gandhian principles. 3 प्रिंसिपल्स थे वो, स्वदेशी, फिर एक था ग्राम स्वराज, और एक था सर्वोदय. ठीक है. सर्वोदय का मतलब है सबका उदय.
मतलब सबकी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। फिर ग्राम स्वराज का मतलब है सेल्फ विलेज रूल, कंप्लीट ऑटोनॉमी, दैट यू हैव टू गवर्न योर सेल्फ। फिर आ जाता है स्वदेशी, जिसका आज एक आप मैनिफेस्टेशन या एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, जो आज मेक इन इंडिया को प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उसी का वो एक किस्म का एक्सटेंशन है। इंडिया में ये मूवमेंट बहुत देर से रही है कि वी शुड बी सेल्फ रिलायंट। ये कोई नई चीज नहीं है कि जो बीजेपी ने बनाई है, ये उनकी कोर जो है आइडियोलॉजी थी बीजेपी की, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। तो इसमें कहाँ से कोई एंटाई मुस्लिम कॉनोटेशन आपको दिखती है? मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है कि एनीथिंग प्रो हिंदू is automatically anti-Muslim for them. Now, that's not the problem of non-Muslims. If you perceive anything pro-non-Muslim to be anti-Islam, it is completely your prerogative. बट मैंने आपको थोड़ा सा बीजेपी का बैकग्राउंड समझाने की इसलिए कोशिश की कि ये हिंदुत्व जो टर्म है ना, ये उन्होंने एक किस्म की अप्रोप्रिएट कर ली, क्योंकि उनके ऊपर मतलब उड़ेलती गई है लेफ्ट की, ये आप जो है हिंदुत्ववादी हैं। आई एम हिंदुत्व, I am Hindutvavadi, and I am a fence sitter on religion, and nobody is going to kill me for that. If this is, if people are afraid of me, okay, you can be afraid of Hindutva. I am always happy to listen to other person's point of view. That is what Hindutva is all about. अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सावरकर वाज द पर्सन जिसने ये टर्म क्वाइन की, हिंदुत्व, लेकिन इसका मतलब यह है कि सावरकर एक्चुअली पॉपुलराइज्ड इट। जी, and Savarkar, of all the people, he was very against discrimination against the Dalits. He always called upon the Hindu society to unite and not fight with each other based on casteist identity. So, yeah, people may disagree with his politics. They may not agree with him. They will say, okay, he wrote mercy petitions to the British. But I think to fight another day, you have to be alive another day. एंड जो लोग उन पे कमेंट करते हैं, उनको तो अपने घरों में ही बैठ के अरेस्ट किया जाता था और पूरा उनको फैसिलिटीज मिलती थी। तो जब आपको काला पानी भेजा जाता है तो आपका जो माइंडसेट होता है वो कोई कुछ और होता है। और सावरकर जो हैं, ही वाज डीपली रिस्पेक्टेड बाय मिसेस इंदिरा गांधी आल्सो। अब जो आज की कांग्रेस है, इट इज नथिंग लाइक व्हाट कांग्रेस यूज्ड टू बी बैक देन, ठीक है। और मतलब जो लोग हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब मेरे लिए तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व जो है वो एक ही चीज है। उनको पता होना चाहिए कि हिंदुत्व ही है जो आपको इतनी लिबर्टी देता है कि आप हिंदू हैं और फिर भी एथियस्ट हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं, कॉन्ट्रेरी टू द कॉमन बिलीफ टुडे, कि नहीं, आप जो है हिंदू इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। इनफैक्ट हिंदुइज्म का या फिर इंडियन फिलॉसफी का जो सेंट्रल आइडिया है, वो ही है क्रिटिक ऑफ रिलीजन। Skepticism, rationalism, and atheism are central parts of, it's the hallmark of the Indian philosophy. आप ये जो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, जो हमारा वन ऑफ द 6 वैदिक स्कूल्स है, विच इज कॉल्ड मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट, आप बिलीव करेंगे इट्स वन ऑफ द 6 वैदिक स्कूल्स, एंड इट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर गॉड। इट सेज कि आपको आपकी सोशल ड्यूटीज ठीक से निभानी है, आपको रिचुअल्स पे ध्यान देना है, आपको देवताज और गॉड्स के पीछे नहीं भागना है। दिस इज कॉल्ड मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट। तो आप ऐसा रिलीजन आपको कहाँ मिलेगा जो आपको हर तरह की फ्रीडम देता है? अब जो आज जो हिंदुत्व है वो एक आइडेंटिटी बन गई है पॉलिटिकली अवेयर हिंदू की, हु नोज हाउ टू स्पीक बैक, हु नोज हाउ नॉट टू टॉलरेट द इनटॉलरेंट। पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, सो बी इट। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं आरएसएस को अटैच करते हैं नथुराम गॉडसे से, कि ही मर्डर्ड गांधी जी, और उनका ताल्लुक जो था नथुराम गॉडसे का वो आरएसएस से था, और आरएसएस पे उस वक्त बैन भी लगा था। देखिए, ये बात राहुल गांधी जी ने भी बोली थी, फिर उन्होंने अदालत में जाके वहां से उन्होंने माजरत कर ली। जो नाथुराम गोडसे हैं वो आरएसएस पहले ही छोड़ चुके थे। ही वॉज अ हिंदू महासभा लीडर, ही वॉज नॉट एन आरएसएस लीडर।
You need to understand that not everything which has the word Hindu in it is RSS. RSS के तो नाम में भी हिंदू नहीं है. It is राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. Basically, it's a volunteer organization. और एक बात जो मुझे बड़ी हैरान करती है कि कोई भी रीजनेबल जिसको थोड़ा सा भी जो भी रीजनेबल इंसान है उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि गांधी जी को मारना कोई अच्छी बात नहीं थी. उसके बावजूद जो गोडसे का जो भी उसका मौक़िफ़ था, उसको इतने सालों तक ब्लॉक करके रखा गया. उसने कोर्ट में अपनी क्या जस्टिफिकेशन दी कि उसने ऐसा क्यों कहा? In a democracy, nothing should be blocked. People should be allowed to judge you based on your utterances and actions. I still can't understand why Godse's version was blocked for so long. जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं ना, it ends up creating only more curiosity. But to answer your question, Godse was not a member of the RSS at the time of assassination of Gandhi ji. तो उनका जो वर्जन है वो कब तक ब्लॉक्ड रहा? क्योंकि मैंने आज तो भी देखा है ब्लॉक्ड वो ही है. नहीं नहीं आज भी अब तो आसानी से मिल जाता है वो इंटरनेट पे एग्जैक्टली जाएं. जी जी जी. हो गया ना कि हम इंटरनेट के दौर में रहते हैं तो आप आज कुछ भी ब्लॉक नहीं कर सकते. पर उस टाइम पे गांधी जी को लेके काफी रिजेंटमेंट आ गई थी हिंदू समाज में कि ये क्या है कि हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर में कबायलियों ने अटैक कर रखा है और गांधी जी यहाँ पे अनशन कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को और पैसे दो, जिसका मतलब ये भी मतलब निकल सकता है कि वो पैसा हमारे ही जो अफवाज है उसको और हमारे ही सिविलियंस को मारने में उसका इस्तेमाल हो सकता है. उस टाइम पे गांधी जी की अगेंस्ट काफी रिजेंटमेंट थी. और लाइक आई सेड, criticism is a part of Indian philosophy, Indian culture. Nobody is above criticism in India. Even Gandhi ji is not above that. There are things which are said against Gandhi ji also. There are things which are said against Indira Gandhi ji also. There are things which are said against Narendra Modi also. क्या क्या नहीं बोलते यहाँ पे लोग एक दूसरे को. कोई भी क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं है. ठीक है, you should have an open mind and you should look at things from a very objective point of view. Critical investigation is always welcome in a democracy. But having said that, आप बोलेंगे कि कोई परफेक्ट पिक्चर है तो नहीं है ना. गांधी जी के भी जो व्यूज थे ब्लैक पीपल को लेके, you know, the kind of things he used to say about black Africans, अगर आप उनके जो अदरवाइज जो व्यूज हैं उनके साथ वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. While we really hail him as the father of the nation, and we should for the good work that he's done, he believed in non-violence and he was able to get results out of it. Now, not many can do it. He was determined to do what he wanted to do. But at the same time, he was far from perfect, and we should accept it. It shouldn't be considered blasphemy. That's how democracies work. अच्छा, आपके यहाँ एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं आरफा खानम शेरवानी, तो आप उनको देखती हैं क्या? क्या ओपिनियन है आपका उनके बारे में? जनरली मैं थोड़ा सा गुरेज करती हूँ किसी के ऊपर पर्सनल ओपिनियन देने से, बिकॉज मैं उनको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ. जितना मैंने उनको फॉलो किया है, शी इज ओनली एज अनबायस्ड एज एवरी अदर जर्नलिस्ट इज टुडे. एंड थोड़ा से उनके व्यूज थोड़े से नहीं काफ़ी मुझे प्रॉब्लमैटिक लगते हैं. बट ठीक है, इट वर्क्स फॉर हर और उनके लिए ठीक है. बहुत लोग हैं जो उनको पसंद भी करते हैं, बट मुझे उनके व्यूज़ थोड़े से एक्सट्रीम लगते हैं. और वो ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम है ये एक मेजॉरिटेरियन स्लोगन है, which is basically like, you know, you pay salutation or tribute to Mother India. She thinks it's a majoritarian slogan, it's a communal slogan. But at the same time, जब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे जो मुसलमान हैं ये नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर. तो फिर आरफा जी ने AMU में, मतलब उस टाइम पे उनका एक विजिट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. जी जी जी. मेरे ख्याल से तो AMU ही था, बट just take it with a pinch of salt because I'm not like really ready with everything, but I think it was AMU only.
और वहां पर उनकी एक स्पीच थी या फिर एक कोई एड्रेस था, कुछ भी आप कह लें, कौम से वो वहां मुखातिब थी, और उन्होंने वहां पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। हालांकि वो कहती है कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, वो पड़ा हुआ है, आप खुद भी एक्चुअली आप देख सकते हैं, द वायर का जो चैनल है ना, उस पे जी। है वो पूरा वीडियो पड़ा हुआ है कुछ आधे घंटे का, आप देखिएगा उसमें। आप भी बताइएगा मुझे कि आपने भी वही मतलब निकाला है जो हमने निकाला है, या फिर सिर्फ हम ही कम्युनल है। उसमें वो राइट। कुछ इस तरह से कह रही हैं कि जो हमारे जो कौमी नारे हैं, जो हमारी मजहबी नारे हैं, जब तक इनको कोई लार्जर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, हमें सेक्युलर प्रोटेस्ट करना है। हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। देन शी सेज आई वांट टू रीइटरेट, हम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। तो बाद में उन्होंने इसकी ये जस्टिफिकेशन दी कि जो हमारे जो कौम के लोग थे, जो उनके को रिलीजनिस्ट थे, वो कह रहे थे कि हम जो हैं थोड़े मजहबी नारे इसलिए लगाना चाहते हैं बिकॉज दिस इज अबाउट मुस्लिम पीपल, हम वी आर प्रोटेस्टिंग एज मुस्लिम्स। But the last we heard, we were told that this is a democratic protest for secularism and equality, and मेरे हिसाब से, since she is a journalist, the last I checked, she claimed to be a journalist and not a PR person who should like be telling who should be managing the perception of an event or a protest ना। जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो ये आपका काम नहीं होता ना कि आप किसी को बताएं जाके कि भाई आपकी जो परसेप्शन है ना ये ऐसे आ रही है, तो आप स्ट्रैटेजी बदल लो। एक रिपोर्टर का काम होता है कवर करना और लोगों तक उस न्यूज को पहुंचाना। परसेप्शन अगर आपको मैनेज करनी है किसी इवेंट की, या आपको अपनी कॉम को कोई नए नए आइडियाज देने हैं कि आप कैसे अपनी ऑप्टिक्स को बेहतर कर सकते हैं, तो फिर आप कोई पीआर एजेंसी मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ये शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट थे उनके बारे में बात कर रही थी, तो जी उन्हीं जो उसी प्रोटेस्ट से फिर दिल्ली के फसादात भी फूट पड़े थे। जी जी शाहीन बाग में जो है, इट ऑल स्टार्टेड विद कि हम लोग जो हैं अपनी मजहबी पहचान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया, आपने भी सीए का आपने कानून पढ़ा है? जी जी। उसमें हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडियन मुस्लिम्स एट ऑल? आई डोंट थिंक सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका रीजन था जो प्रोटेस्ट का, आज तक मुझे तो वही समझ में नहीं आया कि इंडियन मुस्लिम्स ऑफ ऑल द पीपल व्हाई वर दे प्रोटेस्टिंग। ठीक है, अगर हम ये भी मान ले कि उनको इस चीज की तकलीफ थी कि भाई जो मुसलमान भी दूसरे मुल्कों से आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनको भी इंडिया में जो है असाइलम प्रोवाइड करें, तो फिर तो मतलब ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट हम आज प्रिवेलेंट है हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स ने एक बना के रखा है कि इंडिया इज नॉट एट ऑल अ सेफ प्लेस फॉर मुस्लिम्स एट ऑल, तो फिर तो इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल टू इनवाइट मोर मुस्लिम्स टू इंडिया। अगर आप खुद ही सेफ नहीं है, तो आप और मुसलमानों को क्यों दावत दे रहे हैं कि आप भी हिंदुस्तान आए, जब हम इतने ही जो हिंदू लोग हैं इतने ही बुरे, इतने ही अनवेलकमिंग हैं, तो फिर तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मोर मुस्लिम्स टू कम टू इंडिया एनीवे। तो ये आज तक मुझे ना ये जो डायकॉटमी है, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सब आज तक समझ में नहीं आ पाया है कि व्हाट एग्जैक्टली डज एन इंडियन मुस्लिम वांट। जनरली क्या होता है, जब आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा तशद्दुद होता है, आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो आप ऐसी जगह भागने की कोशिश करते हैं जहां पे आपको थोड़ा सेफ इन्वायरमेंट मिले। वॉर ऑन इस्लामिक कंट्रीज के जो लोग हैं, हम देखते हैं वो यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, है ना। फिर हमने देखा रोहिंग्या, जिनको बुद्धिस्ट्स ने भी निकाल दिया। अब दैट कॉम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कॉम्स, उनको भी मुसलमानों से जी प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने भी रोहिंग्यास को निकाल दिया। उनका तो वर्शन ये है कि ये भी हमारे यहाँ, इनको भी कैलिफेट का जरासीम इनको भी आ गए थे, ये भी अपना कैलिफेट बनाना चाह रहे थे, तो हमने बोला निकलो, जहाँ बनाने बना लो। वो इंडिया आ गए क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, वो बांग्लादेश में घुसे, फिर बांग्लादेश से इधर घुसे, आज वो बहुत सारे कहीं दिल्ली में है, जम्मू में है, हैदराबाद में है। तो जनरली क्या होता है, आप सेफ हेवंस ढूंढते हैं ना जब आपके ऊपर तशद्दुद होता है। तो अगर इंडिया वैसे ही जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से, या फिर जो उनके पीआर एजेंट्स बैठे हुए हैं इधर उधर, तो हम तो वैसे भी कोई सेफ कंट्री है नहीं मुसलमानों के लिए इनके हिसाब से। तो फिर पता नहीं वो क्यों दावत देते हैं और मुसलमानों को कि आप हिंदुस्तान ही आए, उनके लिए लड़ाई भी करते हैं। ये लॉ जो है, जहां तक मैं समझा हूं, हम्म। ये लॉ तो ये है कि 2014 तक
जो भी नॉन मुस्लिम्स आ जाएंगे, आ गए हैं बल्कि इंडिया में, उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी। तो जी ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 तक का है। और जी हमारे यहाँ तो बहुत इसको मिस इंटरप्रेट किया गया और लोगों ने बगैर पढ़े इस पे कमेंट शुरू कर दिए। आपके यहाँ तो ये भी बोला जाता है कि हिंदू जो है वो सिर्फ दिखता है इंसान जैसा, है नहीं है वो इंसान। तो आपके यहाँ के तो क्या ही कहने हैं, आपके यहाँ तो बहुत कुछ बोला जाता है कि हम लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते थे और हम तो चादरें लेके घूमते थे। मतलब हमें सब कुछ जो है वो मुगलों ने सिखाया है और उसके पहले हम तो जाहिल थे। तो आपके यहाँ के तो क्या ही कहने हैं, आपके यहाँ तो अगर थोड़ी सी भी लोग हकीकत पसंद होते तो आज पाकिस्तान का वो हाल थोड़ी ना होता, वो भी इसी खित्ते में है ना। अगर देखा जाए तो एक ही टाइम पे अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, जितने रिसोर्सेज आपके पास थे इक्वली डिवाइड हुए थे ना, चमचे कटोरियां तक इक्वली डिवाइड हुई थी। What we made of, what resources we had, and what Pakistan made of, what resources it had, it should be a case study for the whole world today. You have to make the best out of what you have. मैं ये नहीं कह रही कि we got everything right. वी आर लाइक फार फ्रॉम परफेक्ट, मतलब हमने कोई शायद उतना अच्छा नहीं किया होगा जितना हमें करना चाहिए था। एक टाइम था जब पाकिस्तान की करेंसी वाज डूइंग मच बेटर देन द इंडियन करेंसी। आज आप देख लें, आपके 1 रुपया हमारा जो है वो आपके 2.5-3 रुपए बनते हैं। उसके बाद भी लोगों को जो बातें हैं ना वो ऐसी निकल रही हैं। आपके 1-2 एनालिस्ट है वो इतने नाराज हैं इस चीज से कि जी इंडिया हमें मेन स्ट्रीम नहीं होने दे रहा, इंडिया हमारी मेन स्ट्रीमिंग को रोक रहा है यूएस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड में। भाई अगर आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना टू मेन स्ट्रीम यू, देन योर फॉरेन ऑफिस हैज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू मेक। हम्म। It is your foreign office which should be, you know, which should be at work to give you that kind of coverage, to give you that kind of visibility, good PR. If you are relying on another country, that to a country जिसको आप कहते हैं कि ये इंसानी दुश्मन यहाँ पे लोग रहते हैं और ये जो है जब तक ये है तब तक हमें अमन नहीं हो सकता और हम गजवाए हिंद करेंगे, आप उस मुल्क से जिसका आप गजवा और पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको मेन स्ट्रीम करें। जब आप लेके बैठे हाफिज सईद को अपनी गोद में, तो आप न्यू दिल्ली से एक्सपेक्ट करें जिसको हाफिज सईद वहां बैठ के ब्लीड करता रहा है और हाफिज आज सईद भी को तो इसको सजा हो चुकी है मैडम। हमें क्या पता क्या सजा हुई है क्या नहीं हुई है। पाकिस्तान में तो पता नहीं कहते कुछ है करते कुछ है। गजेंद्र सिंह नाम का भी एक दहशतगर्द है जिसने 80s में एक फ्लाइट हाईजैक की थी। पाकिस्तान फॉर एवर हैज बीन टेलिंग न्यू दिल्ली वी डोंट नो वेयर ही इज। अभी 2 महीने पहले वो इस्लामाबाद से एक तस्वीर अपलोड करता है गुरुद्वारे से, लाहौर से, सॉरी, लाहौर से, वन ऑफ दीज सिटीज, गजेंद्र सिंह उसका नाम है, वाज आई थिंक एफिलिएटेड विद बब्बर खालसा। तो पाकिस्तान तो बहुत कुछ बोलता है कि हमने इसको सजा दे दी है और पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया अफगानिस्तान को कि हमें जो मसूद अजहर है वो वापस कर दो। आगे से तालिबान ने बोला कि अपने जो इल्जाम है हम पे नहीं डालो, तुम बनाते हो टेररिस्ट, तुम्हारे इस्लामाबाद में बैठा है मसूद अजहर, जाओ जाके इंडिया को दो, हम पे हमें मत बोलो कि हमारे पास है। आपको पता है ये स्टेटमेंट तालिबान ने दी है। ये मुझे पता था कि उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। जी उन्होंने बोला आपके इस्लामाबाद और लाहौर में जाके ढूंढो उसको, तुम्हारा टेररिस्ट है, तुम जाके दिल्ली वालों को जवाब दो, हम पे मत डालो और हमारे नाम पे पैसे भी मत मांगो। आप हम्म। सोचेंगी। और आपको ये पता है आपके कुछ मौलाना है मोहम्मद नबी करके एक अफगान क्रिकेटर है, हम्म। वो अफगानिस्तान के रजीम को, मैं तो टेररिस्ट रजीम ही बोलूंगी तालिबान को, उनको कह रहे हैं कि उसको बोलो अपना नाम चेंज करे बिकॉज उसके नाम में नबी है। तो ये हमारे लिए जो है मतलब ये हम इसको तौहीन कंसिडर करते हैं हम्म। हमारे प्रॉफिट की। तो उसका स्पोक्स पर्सन है वो बंदा जो तालिबान का है ना, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम। हाँ वो हाँ। सोशल मीडिया भी इनका हैंडल करता रहा है पहले, काफी न्यूज में हम्म। वो रहा है, रेप वेप भी किए हैं उसने कुछ। हम्म। वो आगे से बोलता है कि भाई तुम अपने पहले कैदे आजम जो तुम्हारा इंग्लिश मैन, ड्रंक इंग्लिश मैन है, उसको कैदे आजम बोलना बंद करो। ये तौहीन है इस्लाम की बिकॉज हमारे जो कैद हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद थे।
ये किस ड्रंक इंग्लिश मैन को तुम कायदे आजम बोलते हो? आप ये कहा। ये मैंने ये अब मैं आपको मैं लिंक भी भेज दूंगी जहां पे वो बोल रहा है, ये मेरे पास इसका लिंक है। I'll send it to you. That person has been the social media strategist और spokesperson भी है वो तालिबान का। वो उसने ऐसी ओके। स्टेटमेंट दी है कि ये हमें मत सिखाओ इस्लाम क्या है, तुम तो मतलब इस्लामिक कंट्री बोलते हो एंड यू फॉलो नथिंग विच इज इस्लामिक। तो ओके। आपके मुल्क के तो सर क्या ही कहने। अच्छा, टू नेशन थ्योरी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं जी कि इंडिया ने टू नेशन थ्योरी को तस्लीम नहीं किया और वो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ कंस्पिरेसीज और साजिशें करते रहते हैं। तो आप कैसे देखती हैं टू नेशन थ्योरी को? आई वुड से बोगस थियोरी है, मतलब कैसे बोगस कैसे? इन एवरी वे। मतलब टू नेशन थ्योरी का जस्ट क्या था, यही था ना दैट मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, आई मीन हिंदूज, दे कैन नॉट शेयर अ कॉमन नेशनैलिटी इन अ कंट्री which doesn't have Islam as the dominant religion। ये उसका जिस्ट है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही उसका मतलब है ना। अनलेस इस्लाम इज द डोमिनेंट रिलीजन, आप हिंदूज के साथ नहीं आप एक कॉमन नेशनैलिटी शेयर कर सकते, बिकॉज इट्स अलग कॉम। हाँ, बेसिकली बट ये था कि भाई हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंट हैं कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, ब्रीफली। जी। जी चलें, ठीक है, ये मान लेते हैं। हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान जो हैं वो किसी के साथ भी नहीं रह सकते। आप अर्मीनिया चले जाएं, क्रिश्चियंस के साथ प्रॉब्लम। साइप्रस चले जाएं, क्रिश्चियंस के साथ प्रॉब्लम। आप ईरान में देखें, जो मुसलमान हैं और जो कुर्दिश लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। आप वेस्ट में देख लें, वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ प्रॉब्लम्स। इंडिया में हिंदूज के साथ प्रॉब्लम। म्यांमार में बुद्धिस्ट्स के साथ प्रॉब्लम। इसराइल में जूइश लोगों के साथ प्रॉब्लम। हालांकि इसराइल की कोई मजबूरी नहीं है कि वो अपने आप को डेमोक्रेसी बना के रखें, ओनली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट। मतलब हर कोई ही बुरा है। ये आप तो देखिए ना कि मतलब टू नेशन थ्योरी के हिसाब से आप सिर्फ हिंदूज के साथ नहीं रह सकते ना, मुसलमान मुसलमान के साथ कहाँ रह पा रहा है। अगर टू नेशन थ्योरी में इतना ही दम होता तो जो बांग्लादेश है आज, वो आज भी ईस्ट पाकिस्तान ही होता। वो बांग्लादेश थोड़े ना होता। अगर टू नेशन थ्योरी की इतनी लेजिटिमेसी है तो क्यों फड्डे कर रखे हैं अफगानिस्तान के साथ। वो कहते हैं हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये हमारा ब्रिटिशर्स ने हमारा जो हिस्सा ये इंडिया की तरफ कर दिया था और वो पाकिस्तान ने इनहेरिट कर लिया, तो जो केपीके है उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ। ये हमारी ज़बान के लोग हैं, ये एक फैमिलीज के बीच में लकीर खिंच गई जैसे कश्मीर में हो गया। वो तो कहते हैं कि अगर ऐसा ही है, अगर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला ला इल्लल्लाह, अगर यही मतलब है तो मुस्लिम्स आर यूनाइटेड बाय कलमा। तो फिर तो देयर इज नो नीड ओनली कि आपको तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का तो सोचना ही नहीं चाहिए। जहां जहां मुसलमान हैं वहां आप उसको एक नेशन ही कंसिडर करें ना। सेंट्रल एशिया देख लें, सब मुसलमान हैं। आपके आगे पीछे तो सारे मुसलमान हैं। आप हमारे साथ बॉर्डर रखें बिकॉज हम हिंदूज हैं, आप हमारे साथ, हम तो इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में हम तो भेड़िए और जानवर हैं। बाकी तो आपके साथ सारे मुसलमान ही है ना, उनके साथ बॉर्डर आपने रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने इसराइल की भी बात की, तो आप कैसे देखते हैं पैलेस्टाइन इशू को? तो क्या इसराइल को ये तस्लीम नहीं करने चाहिए पैलेस्टीनियन के राइट्स और उनको टेरिटरी देनी चाहिए कि वो अपना मुल्क बना सकें? देखिए, हमने तो हमेशा, इंडिया का तो यही मौकफ रहा है कि उसका टू स्टेट सोल्यूशन है। बट हम इंडिया में इस चीज़ को फुली रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो हमास जैसे जो ग्रुप्स हैं वो टेरर ग्रुप्स हैं। while we recognize the regime in West Bank, we do not recognize what happens in Gaza in the name of protests and all that. We are well versed with what happens in Gaza. वो जो पैलीवुड है वो हमें इट सीन अ लॉट इन इंडिया ऑल्सो, जो पैलीवुड वहाँ चलता है। तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़े अच्छे से समझ में आती हैं। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी स्कॉलर थे, तशबी सैयद उनका नाम था। आई थिंक ही इज नो मोर, वो यूएस में रहते थे। तो एक बार उनका इजराइल वो गए तो फिर उन्होंने आके बोला कि भाई हम तो जो है इजराइल को बड़ा ही ऐसे मतलब
एंटी सेमिटिक हमारा व्यू है, क्योंकि हमारी एक इनहेरेंट हेट है यहूदियों को लेके, वरना इसराइल में तो मुसलमानों को दे हैव अफोर्डेड ऑल द इक्वल राइट्स टू देम एज एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको फिर पाकिस्तान में उनको जायनिस्ट का नाम दे दिया गया, और पता नहीं उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वी थिंक दैट देयर शुड बी अ टू स्टेट सोल्यूशन, while Palestinians they come out of that bigoted mindset। भाई हमने कभी कोई इजरायली बच्चे नहीं देखे, जूइश बच्चे जो स्कूलों में ये पढ़ रहे हो कि जो ये अरब मुस्लिम्स हैं, हम इनके साथ इनके गले काटेंगे और पता नहीं इनको क्या करेंगे, हमने तो कभी नहीं देखे। अगर देखें, उनका भी यही माइंडसेट है, शिद्दत पसंद लोग हैं अगर जूइश लोग, व्हाई हैव दे प्रोग्रेस्ड सो मच? आपके जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दे दी कि इनकी डीप पॉकेट्स हैं, इसीलिए इनको इतनी अच्छी कवरेज मिलती है। बट देयर इज वन क्वेश्चन यू नीड टू आस्क ऑफ योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू हैव डीप पॉकेट्स? Who stopped you from cultivating deep pockets? Because you were too busy in creating terrorists. You were not busy in creating good schools. You were not busy in creating good businesses. इसराइल के पास क्या है, क्या रिसोर्सेज है? पानी तक तो वो डिसैलिनेट करके बनाते हैं अपने पीने के लिए। क्या है उनके पास? डेजर्ट में वो रहते हैं। They've still done well for themselves. Their credentials speak for them. And I also feel a lot of it is made up, even though we feel that the Palestinian people should have a state of their own, as per the UN regulations. But we completely recognize and condemn the Palestinian aggression, especially the one which is perpetrated by terror organizations like Hamas। उनके आधे रॉकेट तो अपने ही लोगों पे गिर जाते हैं। उनको नहीं पता क्या इसराइल के पास आयरन डोम है। उनको नहीं पता हम उनके ऊपर 4 रॉकेट मारेंगे तो वो हम पे 50 मारेंगे, और हमारा तो 4 में से एक भी नहीं उन पे लगेगा, पर उनके 50 हम पे गिरेंगे। सिविलियन की जो प्लेसेस हैं वहां जाके स्कूलों के अंदर से रॉकेट फेंकते हैं, अपने बच्चों को मरवाते हैं। आई मीन कहीं पे तो यार लड़ाई ना करें, कहीं पे तो अमन की बात करें। और अगर आप वो जो वॉर की बात करेंगे तो इसराइलीज का अपना वर्शन है। वो बोलते हैं कि भाई हमने इनके साथ, ये इतने फसादी लोग हैं, इनको हर तरफ इनको मसले चाहिए, हर तरफ इनको लड़ाई करते रहना चाहिए। हमने अपना बफर लेके रखा है, हमें कोई शौक नहीं था कि हम पे वॉर इम्पोज की गई। वी आर जस्ट प्रोटेक्टिंग आवर मेन टेरिटरी। आप उनका अपना एक वर्शन है। आज तो आप देखें ना, अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट क्या कर रहा है? पाकिस्तान अकेली कंट्री है जो आज भी ये ढोल बजाती रहती है कि भाई हम ये अब टर्की क्या कर रहा है? उनके डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे, they were suspended for so long. They are restoring their diplomatic ties with Israel. अच्छा, आखिर में सोनम, अरुणधति रॉय जो बहुत मशहूर राइटर हैं, ओपिनियन लीडर हैं इंडिया में, और करण थापर जो हैं जर्नलिस्ट हैं, इंटरव्यू करते हैं, इन दोनों के बारे में क्या राय है आपकी? लाइक आई सेड, मतलब मेरी कोई पर्सनल राय तो नहीं है। आई हैव फॉलोड करण थापर को, मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया बिकॉज वो तो आई थिंक एक टीवी जर्नलिस्ट रहे हैं ज्यादा। अरुंधति रॉय जो हैं उनकी मैंने राइटिंग फॉलो की है। But again, since I come from Jammu and Kashmir, I haven't had the privilege that Arundhati Roy has had. एक विजिटर बन के जम्मू कश्मीर जाना और फिर उसको अपने एक लेंस से देखना, एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ। और आई मीन अरुंधति रॉय somebody who says कि इंडिया ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है। भाई अगर ये लॉजिक लगाना है तो फिर पाकिस्तान में भी आज जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको सबको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर इंडिया में जो दूसरे हिस्सों में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। हाउ इज कश्मीर स्पेशल केस? वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो दूसरी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किया डोमिनियन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, वही जम्मू कश्मीर के राजा ने किया। ठीक है, वो जो हालात थे वो कुछ मुख्तलिफ थे, बट हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? पाकिस्तान के साथ वो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर चुके थे ना महाराजा। ही न्यू दैट माई माइनॉरिटीज विल गेट बुचर्ड ऑन दैट साइड, बट ही hadn't even thought of going with India either because he knew that उनकी आवाम जो है वो मैक्सिमम मुस्लिम है, they won't be okay with that. बट उनके ऊपर
ये सिचुएशन कौन लेके आया कि ही हैड टू डिसाइड लाइक कि अभी मैं क्या करूं, इफ आई डोंट गो विद इंडिया I might not get help from India. Even though he was always pro India, he was a very democratic leader. His emphasis was always on education, on democratic rights. मतलब उनके अगर आप वर्चुअस के हिसाब से देखें तो ही वॉज ऑलवेज लीनिंग टूवर्ड्स इंडिया, बट उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं था, एटलीस्ट बोला नहीं था कि मैं इंडिया कैसे चाहूंगा। वही अच्छा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन करके गए, और अरुंधति रॉय जो है वो कहती हैं कि इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो एज अ स्कॉलर शी शुड बी एबल टू टेल अस हाउ, कैसे इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। वो कहती हैं कि इतनी फौज लगा रखी है। भाई आप just see this, somebody like Arundhati Roy has been able to go to Kashmir forever, has been able to speak to the separatist leaders there, जो गिलानी साहब जैसे लोग जो बोलते हैं कि हम तो मतलब जो मुसलमान हैं, आपने वो सुनी हुई ना उनकी मछली वाली जो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं अल्लाह इज द ओनली सोवरन। तो इस तरह के लोगों को आप लेजिटिमेसी देते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा नहीं समझ में आता ये चीज। सोनम, यहाँ पे ये भी एक सवाल पैदा होता है ना कि इंडिया खुद कश्मीर का इशू यूएन में लेके गया, तो उसकी क्या जरूरत महसूस की थी इंडिया ने कि यूएन में लेके गया कश्मीर को? और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जूनागढ़ का केस लेके यूएन में गया। As an aggrieved party, as an appellant, to report the aggression being posed by Pakistani non-state and state actors. बहुत पाकिस्तानीज कहते हैं कि इंडिया ने ही तो उसको यूएन में लेके गए, बट उनको ये पता होना चाहिए उसके पहले बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे between both the governor generals and between both the prime ministers. इवन माउंट बैटन और जिन्ना साहब का भी उसके पहले उन दोनों की भी बात हुई थी कि लेट्स रिजॉल्व दिस, आपस में बात कर लेते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, बिकॉज Muhammad Ali Jinnah, no matter what you want to say about him, but largely his politics was very constitutional kind of politics. इवन दो हिज वेज वर क्वेश्चनेबल, बट जब भी वो कोई तकरीर करते थे तो हमेशा जो है वो लॉ और इस सब को मतलब थोड़ा सा लेके चलते थे। ही वॉज नॉट अ पर्सन हु वुड से कि हम ऐसे हमला कर देंगे एंड ऑल दैट, इवन दो हिज एक्शंस समटाइम्स स्पोक अदरवाइज। बट पाकिस्तान वॉज नॉट रेडी टू स्पीक। तो फिर आप देखें, मेरे वालिद ये बात बोलते थे कि लोग ना, जो लोग कोर्ट जाते हैं या पुलिस के पास जाते हैं, लोग उनको बोलते हैं कि ये देखो ये क्या कोर्ट के पास चला गया, पुलिस के पास चला गया। बट देखिए, कोर्ट और पुलिस का सहारा वही आदमी लेता है जो लॉ अबाइडिंग होता है, या जो कमजोर होता है, जो ये नहीं सोचता कि भाई, उसकी ये सोच नहीं होती कि मैं सीधे एक कुल्हाड़ी लेके निकल जाता हूँ, जो मुझे तंग कर रहा है उसको मार दूं। वो कानून का सहारा लेता है, राइट। इंडिया ने उस अग्रेशन को टैकल करने के लिए, व्हाट इज यूएन? इट्स अ बॉडी वेयर यू गो फॉर रिड्रेसल, राइट? इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी. Even though it has its own limitations, and there are questions on its functionality also as of today, but it is still the best we've got. तो उनके पास जाना, it shows seriousness and sincerity on your part to resolve a conflict instead of engaging in that conflict further. तो उनका जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन यूएन ने जो सजेस्ट किया था, उसकी तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। अब पाकिस्तानीज बहुत ही उसको कन्वीनियंटली कुछ को कोट करते हैं, कुछ को वो खा जाते हैं, या उनको पता नहीं है, वो जो फूल ब्राइट किस्म के स्कॉलर है। तो मेरी उनको यही सजेशन होगी कि जब आप यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो प्लीज उसको पढ़ भी लें। ओके, थैंक यू वेरी मच सोनम, थैंक यू अगेन। जी, बहुत शुक्रिया।